नमस्कार, मैं हर्ष शर्मा और मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ का छात्र रहा हूँ और विगत वर्षों में मैं दिव्यांगों के लिए काम कर रहा हूँ और मैं बिहार का निवासी हूँ। जिला अरवल, थाना करपी और ग्राम पुरान है हमारा। और मैं विगत वर्षों में दिव्यांगों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, इसके कारण मुझे जो भी दिक्कतें आई, कठिनाइयाँ आईं, तो विकलांगता एक अभिशाप जो लोग समझते हैं और हमारी सोसाइटी जो थिंक करती है, उसको बदलने के लिए दिव्यांगता एक वरदान के रूप में मैंने बदला है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो कठिनाइयाँ हमारे साथ आई है वो किसी और के साथ ना आए। जो हमारे भारत में दिव्यांगजन हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ही में मैं एनएसएसओ एक डेटा सेट होता है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में रिलीज़ किया है, उस डेटा सेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो उस डेटा सेट और के साथ काम कर रहा हूँ। मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में अपना डिसर्टेशन मैंने उसी पे काम किया था। और साथ ही में अभी मैं बिहार राज्य निशक्ता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार सर के साथ भी काम कर रहा हूँ कि दिव्यांगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण के कारण सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो दिव्यांगजन हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन इंडियन लेबर मार्केट एंड सोसाइटी। तो मैं अपने बारे में तो आपको बता दिया कि मैं खुद दिव्यांग हूँ और मैं दोनों पैर से असमर्थ हूँ चलने में। लेकिन बाकी सारी पढ़ाई और सारी शिक्षा मैं व्हीलचेयर के माध्यम से अपने दोस्त और स्कूल्स कॉलेज में जो हमारे मित्रजन और सहपाठी के सहयोग से और परिवार के सहयोग से मैंने अभी तक की पढ़ाई की है। और साथ ही मैं आगे में मैं पीएचडी करना चाहता हूँ बाहर की यूनिवर्सिटी से, और इकोनॉमिक्स में मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो अब मैं अपने टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन इंडियन लेबर मार्केट एंड सोसाइटी पे आज का सेमिनार है जो न्यू ग्लासेस के माध्यम से आपके सामने मैं रख रहा हूँ फेसबुक लाइव से। और न्यू ग्लासेस की श्रृंखला में ये मेरी पहली वीडियो है। और न्यू ग्लासेस की टीम को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में भी लोगों को अवेयर किया है। बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे रिसर्चर और बहुत सारे वीसीज का इंटरव्यू टाइम टू टाइम कोरोना संक्रमण में लाइव करके लोगों तक बात पहुंचाई है। तो धन्यवाद विकास जी, और विकास जी की टीम और न्यू ग्लासेस को मैं देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ जिस पे हमारी आज की मुलाकात हुई है, पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन इंडियन लेबर मार्केट एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले डिसेबल्ड कौन है मैं वो बताना चाहता हूँ। डिसेबल्ड, आज के लोग में डिसेबिलिटी जो है, पहले विकलांग बोला जाता था, अब दिव्यांग लोग बोलने लगे हैं। और डिसेबल्ड वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म फिजिकल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल सेंसरी इम्पायरमेंट के कारण, और जो इंट्रैक्शन में बैरियर आता है, हिंडर करता है और फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में कम करती है, उन्हीं को हम डिसेबल्ड मानते हैं। और डिसेबिलिटी का बेंचमार्क जो है वो, डिसेबिलिटी का बेंचमार्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज बताया है, वो 40% से ज़्यादा जो दिव्यांग हैं उन्हीं को गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं वेरियस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, और जो उनके नीचे हैं उनको नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं पहला बता दूं कि बात मेरा एजुकेशन सेक्टर पे है कि दिव्यांग हैं तो उनको एजुकेशन में किस तरह की दिक्कतें और क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दिव्यांग जो सेंसस डेटा बताती है कि 2.1% जो है दिव्यांग जन है हमारे भारतवर्ष में। हर 10 साल पे सेंसस होता है,
जनगणना, और 2011 के बाद अब 21 में होगा। 2011 के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि 2.1% ही दिव्यांगजन है भारतवर्ष में, ऐसा सेंसस बताता है। WHO का आंकड़ा अलग है। WHO बोलती है कि 40 to 80 मिलियन पीपल पूरे भारतवर्ष में दिव्यांग हैं। और रही बात ILO की, ILO ने भी बताया है कि भारतवर्ष में 10%, 8 से 10% लोग विकलांग हैं। और RPWD एक्ट 2016 में आई है, जो 1995 डिसेबिलिटी एक्ट को डिमोलिश कर 2016 में RPWD एक्ट UN कन्वेंशन के साथ आई है। उसमें क्या हुआ है कि जो 7 तरह की दिव्यांगता थी, उसको हटा के 21 तरह बनाया गया है, 21 तरह को कर दिया गया, इंक्लूड किया गया है। तो ये बात मैंने आपको बताया। और साथ ही में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी है दिव्यांगजनों के लिए। जो दिव्यांगजन हैं उनको सरकारी इंस्टीट्यूशन या सरकारी नौकरी में 3% की रिजर्वेशन होती थी, अभी वो बढ़ के 5% की गई है। लेकिन 3% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे दिव्यांगजन जो हैं अपनी एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ सोसाइटी में नहीं जी पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में लोग कहते हैं कि ये पुराने जन्मों का कर्म है, उसका आप फल भुगत रहे हैं। और ये बहुत सारे धर्म में ऐसा बताया जाता है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, और क्योंकि मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट, मैं दिव्यांग लोगों को मदद करना चाहता हूँ। और अपने आप भी मैं दिव्यांग हूँ, अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस कठिनाइयों के साथ। तो मैं और कुछ आपको चीज़ें से अवगत करा रहा हूँ कि जैसे कि अगर भारत में 100 लोग दिव्यांग हैं, तो उसमें से 4 लोग ही ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के ऊपर की पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए 95 लोग जो गए, वो लोग ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पहली बात मैंने बताई आपको। फिर इलिटरेसी रेट जो है दिव्यांगता में, वो 50% से भी ज़्यादा है, जो हमारी NSSO की डेटा से 2018 76 राउंड 26 शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है सरकारी आंकड़ा डेटा सेट से लिया गया है, जो हमने अपने रिसर्च वर्क में काम किया है। साथ ही हमारे एजुकेशन सेक्टर में हायर सेकेंडरी तक जो दिव्यांग लोग हैं, वो 100 में से 25 लोग, यानी 25% ही लोग दिव्यांग लोग हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। और साथ ही में अगर वो प्राइमरी लेवल पे भी आप देखेंगे, तो प्राइमरी लेवल पे भी 20% का ही दर है। तो ये थी एजुकेशन सेक्टर के बारे में। और मैं अब आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बताऊंगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में दिव्यांग लोगों को क्या कठिनाइयाँ और क्या लाभ है, वो मैं बताऊंगा। साथ ही में सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किसे कहते हैं, मैं वो बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, लेबर बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हम कैसे नापते हैं या मापते हैं, उसके लिए 15 से 65 वर्ष के लोगों को हम लेबर फोर्स में मानते हैं, जो नौकरी करने के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, और रोजगार प्राप्त है या प्राप्त नहीं है, लेकिन रोजगार ढूंढ रहे हैं, 15 से 65 वर्ष के लोग। तो इसमें हम मैं बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन दिव्यांग लोगों के लिए 35%, 100 में से 35% दिव्यांग लोग ही एम्प्लॉयड हो पा रहे हैं। और हमारी जो नॉर्मल PLFS एक डेटा होता है, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहते हैं, और उससे नॉर्मल लोगों का भी हमने आंकड़ा निकाला था, कई ज़्यादा कई बेहतर चल रहा है। लेकिन दिव्यांग जन को सोसाइटी में और सोसाइटी में ये हजारों कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दिव्यांगजन जो हैं अभी शोषित होते हैं,
प्रताड़ित होते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता। मेरे मानने से ये लगता है, और ऐसा कि जैसा कि हम लोग सोच पा रहे हैं कि अगर किसी को एम्पावर करना है तो उसको एजुकेशन ज़रूरी होता है। तो हमारी एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत बुरी हालत है जो दिव्यांगजन हैं। लेकिन मैं लेबर मार्केट में भी आपको अवगत करा रहा हूँ कि 35% लोग ही एम्प्लॉयड हैं, जो 100 में से 35% लोग एम्प्लॉयड हैं, और 70% लोग जो हैं वो नॉट इन लेबर मार्केट हैं। तो ये चीज़ें क्यों आ पा रही है, क्यों है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तो पता चला कि बहुत सारे लोग को एक्सेसिबिलिटी एक मेन रीज़न है जिसके कारण सारी गवर्नमेंट पॉलिसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोगों को पढ़ाया जा रहा है, साक्षर किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं। फिर भी दिव्यांगजन ये सबसे परे हैं, उनको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक मोबिलिटी इश्यूज है जिसको हमारी सबसे बड़ी समस्या मैं अभी तक मान रहा हूँ कि कहीं भी आप स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, एटीएम्स को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर जो दिव्यांग लोगों के लिए है, वहाँ पे रैम्प्स नहीं होते, स्पेशल वॉशरूम नहीं होते हैं। जैसे कि आप जान पाएँ, बताना चाहता हूँ मैं कि दिव्यांग लोग जो हैं, अभी वोटिंग करने भी जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल वॉशरूम भी नहीं होता, रैंप भी नहीं होता, उनको चल के जाना पड़ता है। और मैं खुद 2014 या 15 में जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो मैं वोट करने गया था। तो मैंने काफ़ी कठिनाइयों के साथ वोट कास्ट किया। उसमें भी वोट कास्ट करने में भी वहाँ पे ना व्हीलचेयर थी, ना स्पेशल वॉशरूम था, ना रैंप था। मैं खुद से उतर के हाथ पे चल के क्रॉल करके मैं जाके वोट कास्ट किया। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं थी क्योंकि मुझे आदत बन चुकी है। लेकिन जो दृष्टिबाधित इंसान हैं, उनके बारे में आप सोचें कि वो कैसे, ब्रेल की वहाँ कोई सुविधा नहीं होती, स्पेशल एबल्ड कोई वोटिंग बूथ नहीं होता। तो ये सब को इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए और भारतीय सरकार को भी सोचना चाहिए। एक हमारी सोसाइटी की मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन सब बाधाओं के कारण प्रताड़ित हो रहा है। इसे दूर करने के लिए सरकार की भिन्न भिन्न नीतियाँ फेल हो जा रही है क्योंकि लोगों के पास, दिव्यांगजनों के पास अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि मुझे पता चला है अपने रिसर्च वर्क में कि 80% जो दिव्यांग हैं वो पुअर हाउसहोल्ड से आते हैं। पुअर हाउसहोल्ड से आते हैं, इसके कारण उनको एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान और पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब जैसे अभियान में उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट अगर फ्री में एजुकेशन देनी चाहती है फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर ही सबसे बड़ा है। साथ ही में वो लोग असमर्थ हैं कि यहाँ से अगर स्कूल जाना होता है, अगर फ्री में भी स्कूल मिले आपको, तो आपको जाने में एक मोबिलिटी कॉस्ट आती है जो फिजिकली फिट इंसान पैदल चल के और कैसे भी करके चल लेगा। लेकिन यहाँ पे बैरियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्कूल्स में वैसे रैंप्स नहीं होते इसलिए वो लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो एक बड़ी कठिनाइयाँ है जिसको मैं चाहता हूँ कि दूर हो और लोगों को घर से स्कूल तक पहुँचाने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। साथ ही में मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने बताया कि 30-35% ही लोग रोजगार मिली हुई है जो दिव्यांग हैं, और 70% जो लोग हैं लेबर मार्केट में है ही नहीं। साथ ही में अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है, जो दिव्यांगजन है ग्रेजुएशन के पढ़ाई करने के बावजूद वो कितने परसेंट उनकी एम्प्लॉयमेंट है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ग्रेजुएट हैं तो उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट 45.6% है। वहीं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 54.4% है। महिलाएं अगर दिव्यांग हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। और पुरुष जो हैं वो 34% पुरुष ही लेबर फोर्स में हैं जो दिव्यांग हैं, और महिलाएं 7% ही हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है और हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सारे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो चल रही हैं उस पे काम करने से ज़रूरत है, और दिव्यांग लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाने की आवश्यकता है हमारे समाज में। और उनके घर में भी जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनके घर में, वो अगर ये इस बातों को समझ जाएं तो अच्छा होगा, और हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। साथ ही में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेबर फोर्स का बात मैंने बता दिया, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारी प्रावधान हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए। लेकिन बहुत सारे अवेयरनेस जो नहीं है हमारे समाज में और हमारे दिव्यांग जनों के बीच में और उनके माता पिता के बीच में, कि क्या क्या प्रावधान हैं, वो एब्सेंस होने के कारण बहुत सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है लोगों के पहुंच से दूर है। तो अवेयर करना हमारे समाज में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में मैं आप लोग को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिव्यांग जन जो हैं उनको ज़रूरी होता है कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का लुफ्त उठाने के लिए। फिर भी हमारे देश का जो एवरेज है वो 100 में से 29 दिव्यांग जनों के पास ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, विकलांगता प्रमाण पत्र, जिसे आगे बढ़ाना और सारे लोगों के पास विकलांगता प्रमाण पत्र हो, वो ज़रूरत है। क्योंकि अगर कुछ भी आपको सरकारी योजनाएं लेनी है या लुफ्त उठाना है तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो हम, जैसा कि मैं आपको बताया कि नेशनल लेवल पे वो 29% लोगों के पास ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जिसको हम लोग को कम से कम आगे बढ़ाना, ये हमारा पहला लक्ष्य है कि लोगों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो। जनधन जो अकाउंट खुलाया गया है उनके माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र हो, जनधन अकाउंट उनका हो, आधार के थ्रू लिंक किया जाए, उनके पास मोबाइल हो, कि सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ के हम लोग जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके तक पहुंचा पाएँ। साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य में 33% विकलांगता प्रमाण पत्र 100 में से 33 लोगों के पास है, जो नेशनल लेवल पे हम लोग 4% आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि बिहार हमारे नेशनल लेवल से आगे है, तो ये जान के अच्छा लगा। और झारखंड में भी विकलांगता प्रमाण पत्र जो है नेशनल लेवल से आगे चल रहा है, वहाँ पे भी 31.4% लोगों के पास विकलांगता प्रमाण पत्र है। लेकिन विकलांगता प्रमाण पत्र 31 और 34 दशमलव और 29 दशमलव से काम नहीं चलेगा। सारे लोग जो दिव्यांग हैं उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, इसके लिए हमारी सरकार को और हमारे निष्पक्षता आयुक्त जो हैं सारे राज्य के, उनको और हम जैसे आप जैसे लोगों को, जो समाज के सामाजिक सोशल वर्कर जो हैं, वो कोई भी दिव्यांग को देखे तो उनसे ज़रूर पूछे कि आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है या नहीं है। नहीं है तो वो लोग असमर्थ हैं अगर बनवाने में, तो आप लोग हेल्प करें। आपके माध्यम से उनका अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य बनेगा, और जिनसे वो सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ ही में मैंने बताया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो पास हुई है यूएन कॉन्वेंशन के साथ, उसमें पहले हमारे यहाँ दिव्यांगता जो है पार्किंसन मूवमेंट डिफॉर्मिटी, सीइंग, मेंटल इलनेस और हियरिंग, स्पीच और रिटार्डेशन था। अब जाके 21 तरह की दिव्यांगता हो गई है, जिसको अब बढ़ा के 3% से 5% रिजर्वेशन का दर बढ़ाने के लिए भी बात हुई है, और अनिवार्य है यूएन कॉन्वेंशन के तहत। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा अगर अच्छे कंडीशन में है, तो वो मूवमेंट वाले जो सेब्रल पैलिसी जिसको कहते हैं, वो लोग हैं जो पढ़ाई के लिए एक्सेसिबल कैंपस नहीं है, फिर भी वो लोग अपने संघर्ष के दम पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है 36.32% है। वहीं पार्किंसन वाले भी 34.97% पे हैं दूसरे नंबर पे, और
सबसे बुरा हाल जो हमारे दिव्यांग भाइयों के बीच में है, वो मेंटल रिटार्डेशन का है और 7% ही है। और इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक 1 ही प्रतिशत लोग पहुंच पाते हैं। मूवमेंट वाले पे 4.4% ही लोग पहुंच पा रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग को और हमारे समाज को और हमारी सरकार को मिल के काम करना होगा। सब कुछ सरकार पे डिपेंड नहीं करता है, हमारी भी और आपकी भी सहयोग से आगे बढ़ेगी समाज। और समाज, जैसे कि मैं बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान एक गवर्नमेंट की नीति है। ये कैसे डिसेबल्ड और दिव्यांग जनों को अफेक्ट किया, इसके बारे में भी मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा कि अगर वो दिव्यांग जन जो स्वच्छ भारत अभियान का भी उनको बेनिफिट हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो दृष्टिबाधित इंसान होते हैं या जो मूवमेंट से ये दिव्यांग हैं, सेरेब्रल पैलेसी, जो क्रॉल करके चलते हैं या जिनको जमीन छू के चलना पड़ता है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोग रोडों की सफाई और ये सब तो हुआ, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग सफाई और स्वच्छ भारत अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है। पब्लिक प्लेसेस पे कोई गंदगी नहीं है, लेकिन कोई आता है और वहाँ पे गंदगी फैला के चला जाता है। मान लीजिए कि आप किसी ने वहाँ पे केला का छिलका ही डाल दिया, उसके कारण कोई दृष्टिबाधित इंसान जो है, जो दिव्यांग है, वो उस पे पैर फिसल के गिरने से उसको चोट लग जाएगी। तो सरकार की पॉलिसी तो आई साफ कराने की, साफ हो रही है, सब कुछ साफ चल रहा है, लेकिन हमारे रिस्पांस के कारण हमने जो अच्छे से समझा नहीं। हम लोग का यहाँ पे दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ हमारे बीच में भी अवेयरनेस हो, ऐसा समाज बनना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिसीज जो हैं पेपर्स पे हैं और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसमें से जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, वो लोग आपस में लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिस्कशन करें, डिबेट करें। तो ये हमारे देश के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए और हमारे दिव्यांग जन के लिए भी अच्छा होगा। और साथ ही मैं एक कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो मैं गवर्नमेंट पॉलिसी और उसके एड के बारे में बता रहा हूँ। जो दिव्यांग जन के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो वो कितने परसेंट लोग रोजगार में हैं और किन तरह का रोजगारों में हैं, ये सब मैं आपको डेटा के साथ समय कम होने के कारण नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बता पाऊंगा। जो मैंने दिव्यांगजनों को 4 कैटेगरी में बांटा है। उसमें क्या है कि मैंने एक कैटेगरी में 40 से 60% दिव्यांगजन जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से 60% है के बीच में है, उनको एक कैटेगरी में मैंने लिया है। 60 से 80% वाले लोगों को एक कैटेगरी में लिया है। 80% से ऊपर वाले को एक कैटेगरी में लिया है। और जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके वो एक कैटेगरी में लिया है। और मैं ये देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, जो 40 से 60% जो दिव्यांगता में प्रतिशत है, जो 40 से 60% डिसेबल्ड हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है, रोजगार 12% के लगभग में है। और 80% से ऊपर वाले में 6% के लगभग में है। और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है 80% है। क्योंकि वो उनको ना एजुकेशन का एक्सेस मिल पा रहा है। अगर एजुकेशन का एक्सेस मिल पाता तो उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो पाता, क्योंकि मैंने डेटा सेट में यही बताया, जो मैट्रिकुलेट हैं, जो उससे ऊपर हैं, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूर है। तो उनके लिए सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। जो भी गवर्नमेंट की नीति है, सरकार की नीति है, उसका विलुप्त उठाने के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और सर्टिफिकेट के बिना उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको वो और नहीं अवेल कर पा रहे हैं। जैसे कि आप एक डिसेबिलिटी पेंशन योजना भी है हमारे यहाँ बिहार में, और नेशनल लेवल पे भी हर स्टेट अलग अलग से कर रही है। तो
हमारे बिहार में 400 रुपये प्रति माह मिलता है। जो दिव्यांगजन है उनको 100 रुपया प्रति माह मिलता है। और उनसे आप बताइए कि एक दिन का रोजगार जो है का एम्प्लॉयमेंट भत्ता जो मनरेगा में भी 220 या 222 रुपये अभी हुआ है, और उनके लिए अभी 400 रुपये महीने का है। तो एक समाज में 400 रुपये में आज क्या होता है ये मुझे नहीं समझ में आया, कि ऐसी पॉलिसीज जो सिर्फ नाम के लिए है। 400 रुपये में क्या लोगों को क्या हो पाएगा, एक दिन के खर्च के बराबर है उनके लिए। तो इसलिए ये जो 400 रुपये से ज़्यादा और कितना ज़्यादा ये गवर्नमेंट डिसाइड करे। और बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है जिनको एक पॉलिसीज़ में कल पढ़ रहा था कि अगर आप कार खरीदेंगे और आप दिव्यांग हैं तो आपको 25 से 27% की कर में छूट मिलेगा। लेकिन कर में छूट मिलने के वजह से कितने दिव्यांगजन हैं जो अभी तक कार खरीद पाए हैं, बहुत कम होंगे। और मैं खुद देखा कि ये सब जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की लाखों पॉलिसीज़ हैं दिव्यांगजनों के लिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। सबको, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, मैं बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में अवगत हूँ और जानने की कोशिश की है, लेकिन सारी पॉलिसीज़ मुझे भी नहीं पता है कि क्या क्या दिव्यांग लोगों के लिए है। तो एक वेबसाइट होना चाहिए जिनके पे पॉलिसीज़ बनाएं और डाल दिया जाए, और कॉमन नॉलेज हो और सबका एक्सेस हो, समाज का एक्सेस हो, दिव्यांग जन का एक्सेस हो, तो बेहतर विकल्प होगा उनके लिए और बेहतर होगा व्यवस्था उनके लिए। साथ ही में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो दिव्यांग जन है उसमें से कितने प्रतिशत लोग जो हैं एनजीओ या सरकारी संस्थान या कोई भी पॉलिसी को अवेल कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सबको एजुके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो है 0.6% लोग ही एजुकेशन और ट्रेनिंग में हैं। और डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो 13.3% लोगों के पास ही है। 100 में 13 लोगों के वो ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। और डिसेबिलिटी पेंशन मैंने बताया कि जैसा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य है तभी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और डिसेबिलिटी पेंशन भी जो है वो बहुत कम राशि की है, जो 400 रुपये की है। तो इस पे मैं सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में 2020 आ चुकी है, इन्फ्लेशन का दर बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो 400 रुपये में किसी भी दिव्यांग जन के लिए और किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भरण पोषण करना महीने में संभव नहीं है। तो इस पे आकर्षण का मेन मुद्दा यही है हमारे लिए। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो दिव्यांगजन हैं उनको कोई तरह की एड नहीं मिल पा रही है, वो 80% लोग ही हैं। क्योंकि 50%, 80% लोग के पास अप्रॉक्स 29% लोगों के पास ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और 70% के पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं है। उसमें से 76.4% जो है उनको ना कोई एनजीओ और ना कोई सरकार की योजनाएं का लाभ उठा पा रहे हैं। जो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ये विगत वर्षों में डेटा सेट हर चीज़ पे आती है, ये सरकारी आंकड़ा है। साथ ही में मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और एजुकेशन सेक्टर का बात तो मैंने बता दिया, और रियल लाइफ इश्यूज और लॉकडाउन का इम्पैक्ट मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी पॉलिसीज़ के बारे में मैंने बात की कि बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, कार खरीदने पे आपको छूट मिलेगा। आपके घर में अगर कोई डिसेबल्ड इंसान है तो उस पे आपको एक 80% से ज़्यादा है तो 1 लाख तक का कर में छूट मिलेगा। अनडिवाइडेड फैमिली होना चाहिए, या डिपेंडेंट जो दिव्यांग है वो आप पे डिपेंडेंट हो तो आपको कर में छूट मिलेगी। साथ ही में मैं
देखा कि बहुत सारे व्हीलचेयर का प्रावधान है, फिर भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो व्हीलचेयर पे चल पाते हैं। और व्हीलचेयर जिनके पास है, मैक्सिमम लोग जो है, जो दिव्यांग हैं, वो अपने से ही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और घर से। और अगर व्हीलचेयर पे भी चल पाएंगे तो बहुत बढ़िया, अगर व्हीलचेयर भी मिल पाए, लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो व्हीलचेयर को एक्सेस कर पाए। उस तरह का रैंप नहीं है जो साइड सपोर्टिंग वॉल्स दे पाए। जो दृष्टिबाधित इंसान है, जो ब्रेल से सुविधा नहीं है उस तरह का, तो ये सब चीज़ों पे मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ आप लोगों का। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर कोई वल्नरेबल इंसान या समुदाय था तो दिव्यांगजन थे। क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस में भी कुछ दिव्यांगजन जो हायर सेकेंडरी तक बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद पहुंच पाते हैं, 4% लोग ही पहुंच पा रहे हैं जो 100 में से 4 लोग हैं। वहाँ पे भी कंप्लीट लॉकडाउन होने के बाद उनको अपने घर वापसी में और वहाँ रहने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, जिनको उनके लिए सरकार असमर्थ रहा। अगर सरकार असमर्थ है और हमारी समाज असमर्थ है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो डायरेक्ट, अगर कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो उससे पहले एक समाज के मेजर चंक जो पॉपुलेशन में हमारे दिव्यांगजन हैं उनको अच्छे से घर तक पहुंचाना, या उनको इस कॉलेज जो इससे घर तक लाना, या कहीं भी फंसे उनको लाके अगर सरकार पहुंचा देती तो अच्छा होता हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। और प्रवासी मजदूर को आपने देखा ही किस कदर वो लोगों को भी कठिनाइयाँ हुई हैं, लेकिन सरकार ने काम की बहुत सारे स्टेट में और अच्छा काम की। और केरल एक अच्छा उदाहरण है जहाँ प्रवासी मजदूर को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और यूपी में भी अच्छा व्यवस्था किया गया, जिस मैं काफ़ी खुश हूँ कि लोग अपने तरफ से बहुत सारे कोरोना संक्रमण में, कोरोना काल में लोगों को मदद किए। लेकिन मैं सारे न्यूज़ चैनल्स और सारे जगह पे मैंने देखा कि प्रवासी मजदूर तो मुद्दा है ही हमारे देश के लिए, लेकिन दिव्यांगजन जो हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में डाला हूँ। तो उनके बारे में कोई कवरेज नहीं, कोई मीडिया फुटेज नहीं मिलता और उनका राइट्स का वायलेशन होता है। उनके घर में ही उनको शोषित किया जाता है बहुत सारे घरों में। तो ये सब कठिनाइयाँ आती हैं। और मैंने अभी जब मैं स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के साथ जुड़ा और साथ ही में मैं अपने इंडिविजुअल स्तर पे अपने टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जो हमारा रिसर्च टीम है और हमारे लॉ लॉ में भी, कानून में भी हमारी एक टीम है। तो सबके साथ मिलकर जब मैं काम कर रहा था तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चली। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए जिनमें उनके घर में ही उनका राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ये सब भी दंडनीय और कानूनन अपराध है, जिसके कारण समाज में वो लोग अभी तक शोषित हो रहे हैं। और बहुत सारे दिव्यांगजन प्रताड़ित हो रहे हैं जिनको एजुकेशन और ये सब नॉलेज नहीं है। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ है जिसके कारण हम पीटी से, जो दिव्यांगजन हैं जिनको हम लोग बेचारे और पीटी के नज़र से देखते हैं, वो नज़र से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको एम्पावर करें, उनको एजुकेशन का एक्सेस दें, उनको वोटिंग राइट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा हो, उनका इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन हो, हर जगह उनका रिप्रेजेंटेशन हो, एम्पावर किया जाए, ना कि उनको बेचारे की नज़र से देखा जाए। मैं आप लोग से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो पढ़ाई करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक बार वो व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे सीपी में, जो कनॉट प्लेस जगह है, वहाँ पे बैठे हुए थे। वो अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार कर रहे थे अपने फ्रेंड का, और व्हीलचेयर पे थे। शायद मेट्रो गेट नंबर 5 था और वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे थे। एक महिला उधर से जा रही थी, उनका कम से कम 50 से 60 वर्ष की उनकी उम्र थी। उन्होंने क्या किया कि वो जो दिव्यांग थे हमारे मित्र, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो
मैं बता रहा हूँ, जो मित्र हमारे दिव्यांग थे वो डाइट कोक पी रहे थे अपने व्हीलचेयर पे बैठ के और वेट कर रहे थे अपने फ्रेंड के लिए। तो वेट करते करते क्या, उन्होंने डाइट कोक हाथ में लिए हुआ था, एक महिला उधर से गुजर रही थी, क्या किया कि 5 रुपए का कॉइन उनके डाइट कोक में डाल देती हैं। और ये सोसाइटी उनको एज अ होल उनको देखा नहीं है कि ये आदमी किस कैटेगरी का है, क्या है, ये बेगर है या क्या है। उसको कंसिडर ही नहीं किया, दिव्यांग समझ के, लाचार समझ के उनको पीटी के तौर पे उनको पैसा डाल दिया उनके कोक में। ऐसा समाज में लोग ना करें, जिनके कारण बहुत ही लोग कभी कभी मानसिक संतुलन उनकी बिगड़ जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या हमारी क्या गलती है, क्या नहीं है, कि लोग ऐसा सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो डिसेबल्ड एज अ पर्सन आप देखें, लाचार और असमर्थ ना देखें। हमारे जो समाज के दिव्यांग जन हैं वो असमर्थ नहीं है। दिव्यांगता, विकलांगता एक अभिशाप नहीं, दिव्यांगता एक वरदान के रूप में बहुत सारे लोग ने करके दिखाया है। अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठा देवेश्वर नाम की एक लड़की है जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके ऑक्सफोर्ड में पीएचडी करने मास्टर्स करने जा रही है। साथ ही में आपने देखा होगा कि एक सैम सालम करके पैरा ओलंपिक के में हमें कई बार पदक जिताए हैं। तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं दिव्यांगता के साथ, और उन्होंने अपनी दिक्कत को, अपनी कठिनाइयाँ को नहीं समझते हुए अपने समाज के लिए, अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है और आप लोग सहयोग करें उनका। और हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग उनका सहयोग करें, उनको टूटने ना दें। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बेहतर बने। सरकारी संस्थान में मैं बताना चाहता हूँ कि एक बात और, कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जो सीएसआर फंडिंग के थ्रू और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन इंडियाज में और अक्रॉस नेशन डेवलप हो चुका है जो एम्प्लॉयमेंट डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को दे रही है। जब मैं केरल में रहता था तो वहाँ पे केएफसी मैंने देखा। केएफसी में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को ही स्टाफ, टोटल स्टाफ उनके डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। और इंडिया में एक जाने माने से एक रेस्टोरेंट, होटल का नाम है जो लेमन ट्री नाम है। वो सिर्फ डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को हायर किया है और वो बेहतर काम कर रहे हैं। और अच्छा व्यवस्था सीएसआर और ये सब के तहत प्राइवेट कंपनियों ने दिया है। साथ ही हमारे सरकारी संस्थान में बहुत सारे जगह पे दिव्यांग जनों को 100 में से 10 जॉब ही जो है आइडेंटिफाइड है जो दिव्यांग जन कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर आता है और इंटेलेक्चुअल बैरियर आता है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि कोई का फिजिकल बैरियर आप कैसे, इंडिया में डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास पैर हाथ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी से वो बेहतर काम कर सकते हैं जो दिव्यांग हैं। फिर भी उनको फिजिकल बैरियर्स के कारण, फिजिकल अनस्टेबिलिटी के कारण उनको काम और रोजगार में दिक्कत हो रही है। वो सबसे पहले डिसेबिलिटी को, डेफिनेशन को देखा जाए गवर्नमेंट द्वारा, ये मैं चाहता हूँ। साथ ही में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे 13% लोगों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। वहीं मधुबनी में 67% लोगों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। तो ये सब चीज़ें को मैं नज़र आप लोग को दिलाना चाह रहा था, और हमारे समाज को, और जो भी हमें सुन पा रहे हैं। साथ ही में मैं कुछ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और मेरी ये राय है कि अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो दिव्यांग तक, लोगों तक पहुंचाना है, तो हम डिसेबल्ड बेसिक इनकम के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि अगर डीबीआई एक सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों को एलिवेट करने का,
irrespective of policy, irrespective of income, irrespective of religion और caste, हम लोग सारे दिव्यांग लोगों को एक मिनिमम पे अकाउंट में प्रति माह डाल दें। 400 रुपये जैसा नहीं, वो सरकार निर्णय ले कि कितना में हो रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके और क्या करके देखना है, वो सरकार की नीति है। बस एज अ सजेशन कि डीबीआई एक सॉल्यूशन हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और ये पहली सरकार है जो जैम के थ्रू दिव्यांगों तक पहुंच के उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकती है। इसलिए मुझे ये सरकार समर्थ लगी है कि जैम से जनधन आधार मोबाइल योजना के तहत लोगों को, दिव्यांगों को जोड़ा जाए और उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाए। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी विकलांग लोग जो हैं, हमारा देश जो है पोलियो मुक्त बन गया, तो उसके पीछे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गवर्नमेंट ने ऐसा वैक्सीनेशन और पल्स पोलियो और क्या-क्या तरह के चीज़ों को करके पोलियो मुक्त भारत बना दिया गया है। वैसे ही दिव्यांग को कोई दिव्यांगजनों को कोई कष्ट ना हो, ऐसी नीति के लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं और सरकार को चाहते हैं कि सब दिव्यांग लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर को ख़त्म किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग डिसेबल्ड नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल्ड है ऐसा मेरा मानना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एबल्ड बनाया जाए, डिफरेंटली एबल्ड बनाया जाए, और ये सरकार कर सकती है। जैसे कि पोलियो मुक्त भारत बनाने में सरकार ने काम किया, वैसे ही दिव्यांग को कोई कष्ट और कठिनाई ना हो ऐसा मुक्त करने के लिए काम करे। और हमारा भी सहयोग है, और आपका भी सहयोग होना चाहिए, हमारे समाज का सहयोग होना चाहिए कि कोई भी दिव्यांगजन है वो प्रताड़ित ना हो, उनको कोई तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि सब समाज में सारे लोग को हमारा राइट्स है जीने का, खाने का, पीने का, रहने का, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ। और साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद अभी बिहार स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, और बेहतर काम करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम है जो काम कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिसेबल बेसिक इनकम जैम के थ्रू उनके अकाउंट में चला जाए। और साथ ही हमारी टीम नेशनल लेवल पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन गठन कर रहे हैं, जिस पे आप डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कोई भी दिव्यांगजन है जिनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या कोई भी कठिनाइयाँ आएंगी, उससे हमारे से जुड़ सकते हैं। और मैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब नंबर पब्लिक में कर रहा हूँ कि कोई भी लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए, कोई भी आपका राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। और हमारे साथ ग्लास डोर जो जुड़ा हुआ है, द न्यू ग्लासेस, इनके माध्यम से मैं आता रहूँगा आप लोगों के बीच में। साथ ही में मैं पीएचडी जो हमारी टीम है उसमें कुछ पीएचडी वाले लोग भी हैं, और कुछ रिसर्चर हैं, कुछ एसोसिएट्स हैं। वो लोग को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं, वो लोग की वजह से मैं आपके सामने हूँ। और हमारी कठिन परिश्रम है कि हमारे देश में दिव्यांग लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और मैं क्वेश्चन के लिए भी खोला हुआ हूँ, अगर आपको अब कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के लिए भी 10-15 मिनट आप लोग के साथ हूँ। एक हमारे पास क्वेश्चन आया है जो अ, दिल्ली से रहने वाले हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि दिव्यांग लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे दिलाया जाए। तो हर प्रखंड में हर जगह पे पीएमसी होता है, जो ब्लॉक लेवल पे जो लोग होते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट बन जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी सर्टिफिकेट बनता है। और साथ ही में आप किसी को भी अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की इच्छा है, कोई नहीं समझ में आ रहा कैसे प्राप्त करते हैं, तो मेरा नाम और नंबर ये है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं विदा लेना चाहता हूँ, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।